मैं एक जादुई रहस्यमय कड़ाही का स्वामी हूँ, जिसमें कुछ भी डालने पर उसका गुण या मात्रा पूरी तरह बदल जाती है। एक घटिया दर्जे का निम्न श्रेणी वाला आध्यात्मिक पत्थर कड़ाही में डालने पर 10 उच्च श्रेणी वाले आध्यात्मिक पत्थरों में बदल जाता है। एक पीली गांठ वाला आध्यात्मिक फल अंदर डालने के बाद एक दिव्य स्वर्गीय गांठ वाले आध्यात्मिक फल में बदल जाता है। जब मैंने एक तीसरी श्रेणी के विचित्र जीव को कड़ाही में डाला तो वह सीधे 9वीं श्रेणी के दिव्य पौराणिक जीव में बदल गया। लेकिन मैं इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ और अचानक मेरे मन में एक बेहद साहसी विचार आया कि यदि मैं स्वयं इस रहस्यमय कड़ाही के भीतर कूद जाऊं तो क्या मेरी साधना की जन्मजात योग्यता और प्रतिभा पूरी तरह से कायाकल्प होकर बदल जाएगी। मैं इस समय केवल साधना के दूसरे स्तर पर हूं और बुनियादी जादुई कलाओं में से एक पर भी महारत हासिल नहीं कर पाया हूं। उच्च श्रेणी के विचित्र जीवों की तो बात ही छोड़िए, यदि मेरा सामना सबसे कमजोर पहली श्रेणी के विचित्र जीव से भी हो जाए तो मुझे जान बचाकर बेहद दयनीय तरीके से भागना पड़ेगा। पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए मैंने फैसला किया कि पहले सबसे मामूली चींटी और इल्ली पर प्रयोग करके देखूं कि जीवित प्राणियों के कड़ाही के भीतर जाने के बाद आखिर किस तरह के बदलाव आते हैं। मैंने सबसे पहले एक साधारण काली चींटी पकड़ी और उसे बेहद सावधानीपूर्वक रहस्यमय कड़ाही के भीतर फेंक दिया। कड़ाही की बाहरी सतह हल्की सी गर्म होने लगी और एक हल्की लाल रोशनी चमकी, जिसके साथ ही चींटी का शरीर अचानक सामान्य से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर चमकीले आग जैसे लाल रंग में बदल गया और उसकी त्वचा पर बेहद बारीक और जटिल रेखाएं उभर आईं। कड़ाही की अंदरूनी दीवार पर धीरे धीरे सुनहरे अक्षरों में जानकारी उभरने लगी। अग्निरेखा रक्त चींटी, पहली श्रेणी का विचित्र कीट, जिसके भीतर हल्की अग्नितत्व की आध्यात्मिक शक्ति मौजूद है। इसके काटने पर अत्यंत गर्म सांसें निकलती हैं और छूने पर ऐसा महसूस होता है जैसे तेज धधकती आग से जल गए हों। सचमुच जीवित प्राणी भी इस रहस्यमय कड़ाही द्वारा परिष्कृत होकर उन्नत किए जा सकते हैं। मेरे मन में बेहद खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने पेड़ की एक पतली टहनी उठाई और उससे चींटी को धीरे से छुआ। उस अग्निरेखा रक्त चींटी ने तुरंत बेहद आक्रामक होकर टहनी पर जोर से काट लिया और पल भर में ही वह पूरी टहनी धधकती हुई आग की लपटों के साथ जल उठी और देखते ही देखते राख में बदल गई। मेरा दिल दहल गया और मैंने तुरंत अपने साथ रखी छोटी कुल्हाड़ी उठाई और 2 बार वार करने के बाद ही उस बदली हुई चींटी को मार पाया। इसके तुरंत बाद मैंने पूरी तरह गहरे हरे रंग की एक इल्ली पकड़ी और उसे कड़ाही के भीतर फेंक दिया। इस बार कड़ाही की सतह से हल्की बैंगनी रोशनी निकली। इल्ली का आकार तेजी से कई गुना बड़ा हो गया और उसका पूरा हरा रंग उतरकर एक बेहद अजीब और खौफनाक गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। उसके शरीर से चिपचिपा जहरीला गाढ़ा तरल पदार्थ बहने लगा, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। कड़ाही की दीवार पर एक बार फिर जानकारी उभरी। बैंगनी विषैली इल्ली, पहली श्रेणी का विचित्र कीट, जिसके भीतर अत्यंत तीव्र और घातक जहर भरा हुआ है। साधना के शुरुआती स्तर के साधक भी इसका सामना करने में असमर्थ हैं। मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती और टहनी की मदद से उस बैंगनी विषैली इल्ली को कड़ाही से बाहर निकाला और पैर से कुचलकर मार डाला। उसका जहर जब जमीन पर छिटक कर गिरा तो उसने जमीन को गलाकर एक छोटा सा काला गड्ढा बना दिया। इस बिंदु पर आकर मेरा मन पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि यदि कोई इंसान कड़ाही के भीतर जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी योग्यता भी एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगी। हालांकि मेरे मन में अभी भी एक चिंता थी कि कड़ाही के भीतर जाने के बाद मेरी आध्यात्मिक जड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा या फिर मैं कड़ाही की अज्ञात शक्ति के कारण बदलकर एक अजीबोगरीब बिना इंसान और बिना भूत वाले राक्षस में तब्दील हो जाऊंगा। पर अगले ही पल मैंने सोचा कि मैं इस समय केवल एक बेहद घटिया दर्जे की मिश्रित आध्यात्मिक जड़ वाला मामूली इंसान हूँ, जिसकी साधना की गति कछुए से भी ज्यादा धीमी है। इसलिए भले ही मैं कोई राक्षस बन जाऊं, वह पूरी जिंदगी एक ऐसे बेकार इंसान के रूप में रहने से लाख गुना बेहतर है जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की घबराहट को दबाया और पूरे हौसले के साथ सीधे उस रहस्यमय कड़ाही के भीतर छलांग लगा दी। कड़ाही के भीतर कदम रखते ही एक बेहद गुनगुनी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और आक्रामक ऊर्जा मेरी चारों दिशाओं और सभी नसों के माध्यम से शरीर के भीतर समाने लगी। मेरे पूरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी और मेरी हड्डियों से चटकने की बारीक आवाजें आने लगी। मेरा शारीरिक गठन इतनी तेजी से बदल रहा था जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। कड़ाही की दीवार पर लिखी जानकारियां लगातार बदल रही थी। पहले आध्यात्मिक जड़ों के शुद्धिकरण से लेकर शारीरिक मजबूती तक की बातें आईं और अंत में जब दिव्य आकाशीय वर्चस्वशाली शरीर, ये 4 सुनहरे बड़े अक्षर कड़ाही की दीवार पर हमेशा के लिए ठहर गए, तब मेरे शरीर के भीतर से एक अत्यंत चमकीली सुनहरी रोशनी का महाविस्फोट हुआ जो सीधे लकड़ी के मकान की छत को चीरते हुए ऊपर निकल गई।
पूरे कमरे के खंभे और शहतीर उस तेज रोशनी से पूरी तरह जगमगा उठे। यह बहुत बुरा हुआ क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा बड़ी थी। यदि संप्रदाय के लोगों ने इस अलौकिक दृश्य को देख लिया तो वे निश्चित रूप से इस अनोखी घटना की तलाश में यहाँ आ जाएंगे। एक बार जब इस रहस्यमय कड़ाही का राज सबके सामने खुल गया तो मेरे पास इतनी बड़ी अनमोल संपत्ति होने की वजह से मेरी जान पर बनाएगी। मैंने तुरंत अपनी साधना और परिष्करण की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया और पूरी ताकत लगाकर कड़ाही से बाहर छलांग लगा दी। अपनी उंगली के एक इशारे से मैंने कड़ाही का आकार छोटा किया और उसे अपने शरीर के भीतर सुरक्षित छुपा लिया। इसके बाद मैं तेज कदमों से लकड़ी के कमरे से बाहर निकला और छत पर चढ़कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था और किसी भी व्यक्ति को इस अजीब हलचल का एहसास नहीं हुआ था। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। दिव्य आकाशीय वर्चस्वशाली शरीर, मेरे मन में असीम आनंद की लहर दौड़ गई क्योंकि यह पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा सर्वोच्च शरीर है जो केवल पवित्र दिव्य शरीर से ही थोड़ा सा पीछे है। इस तरह के शारीरिक गठन के होने से साधना की गति आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और शारीरिक मजबूती के मामले में तो कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं अभी कुछ देर पहले बीच में ही बाहर नहीं कूदा होता तो शायद मैं सीधे ही पूर्ण पवित्र दिव्य शरीर के स्तर में बदल गया होता। पिछले प्रयोगों को याद करते हुए, चाहे आध्यात्मिक पत्थर हों, आध्यात्मिक फल हों या फिर चींटियां और इल्लियां, कड़ाही के भीतर जाने के बाद उनकी उन्नति का पैमाना ज्यादातर 10 गुना के आसपास ही था। मैं मूल रूप से एक अत्यंत घटिया दर्जे की मिश्रित आध्यात्मिक जड़ वाला इंसान था और मैंने सोचा था कि यदि मैं किसी तरह एक उच्च श्रेणी की मिश्रित आध्यात्मिक जड़ तक भी पहुंच जाऊं तो यह मेरे लिए भाग्य का सबसे बड़ा उपहार होगा। लेकिन किसने सोचा था कि यह सीधे छलांग लगाकर दिव्य आकाशीय वर्चस्वशाली शरीर तक पहुंच जाएगा जो पवित्र दिव्य शरीर के मुहाने पर खड़ा है। जीवित प्राणियों पर इस रहस्यमय कड़ाही का असर निर्जीव चीजों की तुलना में कहीं अधिक जादुई और अनोखा था। लेकिन इस असीम खुशी के बाद मैं बहुत जल्दी शांत और गंभीर हो गया क्योंकि जो पेड़ जंगल में सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, तेज हवाएं सबसे पहले उसी को गिराती हैं। ऐसा चमकीला शरीर और असाधारण योग्यता यदि सबके सामने आ गई तो संप्रदाय के अन्य शिष्यों के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाएगी और वे मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचेंगे। साथ ही अनगिनत लोगों की लालची निगाहें मुझ पर टिक जाएंगी। तब इस रहस्यमय कड़ाही के राज को छुपा कर रखना पूरी तरह असंभव हो जाएगा। इसलिए फिलहाल अपने शरीर की इस अद्भुत ऊर्जा और आभा को दबाकर रखना और चुपचाप बिना किसी की नजरों में आए अपनी ताकत बढ़ाना ही इस समय सबसे सुरक्षित रास्ता है। मैं वापस अपने कमरे में आया और पहले से परिष्कृत किए गए कुछ आध्यात्मिक फलों को निकालकर खा लिया। फिर पालथी मारकर बैठ गया और फलों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पचाने के लिए अपनी साधना पद्धति को सक्रिय किया। मात्र 2 घंटों के भीतर ही मुझे यह स्पष्ट महसूस होने लगा कि मेरे शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह लबालब भर चुकी है और मैं साधना के दूसरे स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुका हूं। यदि यही रफ्तार बनी रही तो कल ही मैं साधना के तीसरे स्तर पर पहुंचने के लिए कदम बढ़ा दूंगा। अगली शाम को मैं रात के अंधेरे का सहारा लेकर फल के बगीचे की तरफ चल पड़ा ताकि कुछ दर्जन आध्यात्मिक फल तोड़ सकूं जिनका उपयोग मैं अपनी साधना को तेज करने और तीसरे स्तर पर जल्दी पहुंचने के लिए कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं बगीचे के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, मुझे संप्रदाय के सेवक वाले कपड़े पहने हुए कुछ हट्टे-कट्टे भारी भरकम लोग आते हुए दिखाई दिए। उन सबका मुखिया कोई और नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र का प्रधान और गुंडा तत्व जावहू था। यह जावहू आम दिनों में भी बेहद क्रूर और घमंडी स्वभाव का था जो हमेशा दूसरे गरीब सेवकों को सताता और डराता धमकाता रहता था। आज उसका अपने आदमियों के साथ यहाँ आना साफ तौर पर इस बात का संकेत था कि वह जबरदस्ती फल छीनने आया है। मेरा दिल बैठ गया लेकिन अपने चेहरे पर मुझे जबरन बेहद सम्मान और विनम्रता का भाव लाना पड़ा और मैंने कहा कि हूँ भाई, क्या आप सब यहाँ बगीचे का निरीक्षण करने आए हैं? जावहू ने बेहद हिकारत से हंसते हुए कहा कि निरीक्षण की ऐसी की तैसी, हम भाइयों का मन कुछ अच्छा खाने का हो रहा था इसलिए तेरे पास यहाँ कुछ आध्यात्मिक फल चखने आए हैं। मैंने अपने भीतर उबलते हुए गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया और झूठी मुस्कान बिखेरते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि हूँ भाई, रात के भोजन के बाद संप्रदाय ने हम सबको पीले रंग के निम्न श्रेणी वाले आध्यात्मिक फल पहले ही दे दिए हैं और इन फलों को बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का असंतुलन पैदा हो जाता है जो साधना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं अपने मन में अच्छी तरह जानता था कि सेवक शिष्यों को हर महीने केवल निम्न श्रेणी के फल ही मिलते हैं जबकि मध्यम श्रेणी के फल बाहरी शिष्यों के लिए आरक्षित होते हैं। जावहू यह सब जानबूझकर मुझे परेशान करने और मध्यम श्रेणी के फल ऐंठने के लिए कर रहा था।
उसने चिल्लाकर कहा कि मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, जो कहा है वो जाकर कर और ज्यादा ज्ञान मत बांट। जल्दी जा और मेरे लिए कुछ दर्जन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल तोड़ कर ला। अगर तूने गलती से भी निम्न श्रेणी के फल तोड़े तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जावहू का चेहरा पूरी तरह गुस्से से तमतमा उठा और उसने अपना हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर एक बेहद करारा तमाचा जड़ दिया। वह पहले से ही साधना के तीसरे स्तर पर था, इसलिए उसके इस थप्पड़ में बहुत ज्यादा ताकत थी, जिसके कारण मैं लड़खड़ा गया और मेरे होठों के कोने से तुरंत खून बहने लगा। उसने दोबारा धमकी दी कि जल्दी जा और मेरे लिए कुछ दर्जन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल लेकर आ। अगर तूने निम्न श्रेणी के फल तोड़े तो मैं सचमुच तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे भीतर का गुस्सा किसी जंगल की भयानक आग की तरह भड़क उठा और मेरा मन किया कि मैं अभी सीधे जाकर उसके साथ अपनी जान की बाजी लगा दूं। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि जावहू साधना के तीसरे स्तर पर है और उसके साथ आए हुए अन्य गुर्गे भी साधना के दूसरे स्तर पर हैं, जबकि मैं खुद अभी दूसरे स्तर के अंतिम चरण में हूँ। इसलिए सीधे लड़ने पर मेरी जीत की कोई संभावना नहीं थी। मुझे अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर चुप रहना पड़ा और अपने होठों से बहते खून को पोंछते हुए मैंने बेहद धीमी आवाज में माफी मांगते हुए कहा कि हूँ भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए फल तोड़ कर लाता हूँ। जावहू ने जोर से तुच्छ आवाज निकाली और मेरी पीठ पर एक जोरदार लात मारते हुए कहा कि जल्दी कर, ज्यादा देर मत लगा वरना हमारे खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा और फिर तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी पीठ के असहनीय दर्द को बर्दाश्त किया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे दिल में उसके प्रति नफरत का एक समंदर उमड़ रहा था। यह अमरता की साधना की दुनिया सचमुच पूरी तरह से जंगल राज के नियम पर चलती है, जहां ताकतवर ही कमजोर को खाता है और बिना ताकत के संप्रदाय के भीतर भी लोग आपको इसी तरह कुचलते रहेंगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस संप्रदाय की सुरक्षित दीवारों के बाहर की असली दुनिया कितनी ज्यादा खूनी और भयानक होगी। आज मुझे जो अपमान सहना पड़ा है उसे मैंने अपने दिल पर लिख लिया है और भविष्य में मैं इसका 10 गुना और 100 गुना बदला जरूर चुकाऊंगा। मैं तेज कदमों से बगीचे के भीतर गया और करीब 40-50 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल तोड़कर एक बड़े थैले में भरे और उसके हाथ में दे दिए। जावहू ने उस थैले को लिया और उसका वजन भांपते हुए उसके चेहरे पर एक बेहद संतुष्ट और लालची मुस्कान आ गई। उसने कहा कि तूने समझदारी दिखाई, चलो भाइयों हम चलते हैं और कुछ दिनों बाद फिर वापस आएंगे। मैं वहीं खड़ा रहा और रात के अंधेरे में जावहू और उसके साथियों को जाते हुए देखता रहा। मेरी आंखों में उनके लिए केवल ठंडी और जानलेवा नफरत भरी हुई थी। लकड़ी के कमरे में लौटने के बाद मैंने बिना किसी संकोच के तुरंत पालथी मारकर बैठने का फैसला किया और उन फलों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी शक्ति से पचाने में जुट गया। 1 घंटे के बाद मेरे शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उमड़ पड़ी और मैंने सफलतापूर्वक साधना के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। इस असाधारण रफ्तार से यदि मैं साधना करता रहा तो 2 महीने से भी कम समय में मैं निश्चित रूप से साधना के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। जावहू, तुम बस मेरा इंतजार करो। जैसे ही मैं साधना के 5वें स्तर पर पहुंचूंगा, मैं अपने इसी हाथ से तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा और आज के इस अपमान का पूरा बदला खून से चुकाऊंगा। लेकिन इस समय मुझे एक और जरूरी काम करना था। अब जब मैं साधना के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका हूं, तो संप्रदाय के नियमों के अनुसार मैं सेवकों के मुख्य प्रबंधक के पास जाकर बुनियादी और निम्न श्रेणी की जादुई कलाओं और मंत्रों की किताबें प्राप्त करने का हकदार हो चुका हूँ। बिना किसी जादुई कला या मंत्र के भले ही आपकी आंतरिक शक्ति कितनी भी बढ़ जाए, आप अपनी असली ताकत का पूरा प्रदर्शन कभी नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे यह भी पता चला था कि संप्रदाय हर महीने की 15 तारीख को सेवकों को पदोन्नत करके बाहरी शिष्य बनाने की एक मुख्य परीक्षा आयोजित करता है। कोई भी व्यक्ति इन 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करके बाहरी शिष्य बन सकता है। पहली शर्त यह है कि आपके पास एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए। भले ही आपकी कोई साधना न हो तब भी आप सीधे बाहरी शिष्य बन सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि आपकी साधना का स्तर कम से कम तीसरा स्तर या उससे ऊपर होना चाहिए और आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आपके पास कीमियागरी, जादुई हथियारों के निर्माण, जादुई संरचनाओं के जाल या फिर विचित्र जीवों को पालने जैसी विधाओं में कोई विशेष जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए। मैं अब इस समय दूसरी शर्त को पूरी तरह से पूरा करता हूँ, इसलिए अगले महीने की 15 तारीख को मैं इस परीक्षा में निश्चित रूप से भाग लूंगा। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह बगीचे में घास काटने और खाद डालने के काम में जुट गया, लेकिन काम करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार इस बात पर चल रहा था कि मैं जावहू से अपना बदला कैसे लूं। जावहू के साथ हमेशा उसके कई चेले और गुर्गे घूमते रहते हैं और उसकी साधना का स्तर भी मुझसे ऊपर है।
इसलिए यदि मैंने उस पर खुलेआम हमला किया तो मैं अपना बदला तो नहीं ले पाऊंगा, बल्कि संप्रदाय के नियमों के अनुसार अपने ही भाई पर हमला करने के अपराध में मुझे कड़ी सजा दी जाएगी। मुझे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे जावहू का खात्मा भी हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी न हो। ठीक उसी समय मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे से एक मामूली इल्ली रेंगती हुई जा रही थी और मुझे अचानक कुछ दिन पहले इल्ली पर किया गया वह जादुई कड़ाही का प्रयोग याद आ गया। एक बेहद शातिर और अचूक विचार तुरंत मेरे दिमाग में कौंध गया। यदि मैं इस रहस्यमय कड़ाही का उपयोग करके एक अत्यंत भयानक विषैला कीड़ा तैयार करूं और उसे जावहू को मारने के लिए भेज दूं, तो इस तरह से यदि संप्रदाय इसकी जांच भी करेगा तो वे यही सोचेंगे कि जावहू को किसी जंगली जहरीले कीड़े ने काटा है और किसी को भी मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह बदला हुआ विषैला कीड़ा मेरी बात क्यों मानेगा और मेरे इशारों पर कैसे चलेगा। संप्रदाय के बड़े बड़े बुजुर्गों और गुरुओं के पास अपने खुद के वश में किए हुए विचित्र जीव होते हैं और उन्हें वश में करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि मानसिक संकल्प का समझौता, जीव को बुरी तरह घायल करके उसे अपनी ताकत से झुकाना, या फिर विशेष जादुई ताबीज, अनमोल खजाने और मंत्रों का उपयोग करना। इन सब के अलावा एक सबसे आसान और सीधा तरीका भी होता है जिसे खून की बूंद से स्वामी स्वीकार करना कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी अनमोल खजाने पर अपना खून छिड़क कर उसे अपना बनाया जाता है ताकि उस जीव और आपके बीच एक गहरा आत्मिक संबंध बन जाए। यदि मैं किसी जीव को कड़ाही में डालने से पहले उस पर अपने खून की कुछ बूंदें लगा दूं और फिर उसे रहस्यमय कड़ाही से परिष्कृत करूं, तो क्या वह सीधे मुझे अपना असली मालिक मान लेगा और मेरे हर हुक्म का पालन करेगा। मैंने फैसला किया कि आज रात को कमरे में लौटकर मैं एक इल्ली पर इसका प्रयोग करके देखूंगा। जब मैं यह सब सोच ही रहा था तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने देखा कि सेवकों के प्रबंधक लीबो अपने साथ कुछ और सेवकों को लेकर बगीचे से फल तोड़ने के लिए आ रहे थे। लीबो ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि लिमचन इधर आओ और फल तोड़ने में हमारी मदद करो। मैंने तुरंत अपना काम रोका और कहा कि आया लीबो, और मैं तेज कदमों से उनके पास पहुंच गया। लीबो ने बगीचे के पेड़ों पर लगे फलों को ध्यान से देखा और उनकी भौहें पूरी तरह तन गईं। उन्होंने गुस्से में पूछा कि यह क्या माजरा है, फलों की संख्या कल की तुलना में इतनी कम क्यों दिखाई दे रही है। लिमचन, क्या तुमने कल रात को चुपके से मध्यम श्रेणी के फल चोरी करके खाए हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि लीबो, आप मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मध्यम श्रेणी के फल केवल बाहरी शिष्यों के लिए होते हैं और मुझ में इतनी बड़ी हिम्मत कहा कि मैं उन्हें चुरा कर खाने का दुस्साहस करूं। मेरे मन में एक पल के लिए आया कि मैं कल रात जावहू द्वारा की गई गुंडागर्दी और फलों की लूट की बात उन्हें बता दूं, लेकिन अगले ही पल मैंने इस विचार को पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि जावहू निश्चित रूप से लीबो को हमेशा रिश्वत और तोहफे देता रहता होगा। इसलिए यदि मैंने लीबो को बताया भी तो वे जावहू पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा जावहू को यह बात बता देंगे, जिससे जावहू मेरे खून का प्यासा हो जाएगा और मुझसे और भी भयानक बदला लेगा। इसके अलावा मैं खुद जावहू को चुपचाप रास्ते से हटाने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए इस समय जावहू के साथ सीधे तौर पर कोई भी विवाद मोल लेना मूर्खता होगी, क्योंकि अगर जावहू बाद में मरा तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा। लीबो ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा कि अगर तुमने नहीं खाए तो इतने सारे फल गायब कैसे हो गए। मैंने बेहद मासूम चेहरा बनाकर धीमी आवाज में कहा कि लीबो, मैंने सचमुच कोई फल नहीं खाया है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको फलों की कमी साफ नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि कम से कम 50 से ज्यादा फल गायब हुए हैं, और मैं साधना के तीसरे स्तर का एक छोटा सा साधक हूँ। मेरी इतनी भूख कहाँ कि मैं एक ही रात में इतने सारे फल अकेले हजम कर जाऊं। लीबो ने फिर पूछा कि तो क्या तुमने कल रात कोई अजीब आवाज सुनी थी? क्या कोई चोर बगीचे में आया था? मैंने कहा कि मैं कल रात सोने से पहले पूरे बगीचे का चक्कर लगाकर गया था और सब कुछ पूरी तरह ठीक था, लेकिन सोने के बाद मुझे बाहर क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लीबो ने मुझसे काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन जब उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली और कहा कि ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन आज के बाद रात को सोते समय अपनी आंखें और कान खुले रखना, और अगर बाहर कोई भी हल्की सी हलचल हो तो तुरंत उठकर देखना। अगर अगली बार फिर से फल गायब हुए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने लगातार अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं आपकी बात समझ गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सचेत किया। तब जाकर मेरे मन को शांति मिली। जब लीबो अपने सेवकों के साथ फल तोड़कर वहां से चले गए तो मैंने तुरंत बगीचे से एक रेंगती हुई इल्ली पकड़ी और अपने कपड़ों के भीतर कुछ मधुमक्खियों को सावधानी से लपेटकर छुपा लिया और चुपचाप अपने लकड़ी के कमरे में ले आया।
मैंने अपनी रहस्यमय कड़ाही को छोटा करके मेज पर रखा और अपनी उंगली को थोड़ा सा काटकर खून की कुछ बूंदें उस इल्ली के शरीर पर टपका दी और फिर उसे कड़ाही के भीतर गिरा दिया। कड़ाही की सतह से एक हल्की लाल रोशनी निकली और एक बहुत ही बारीक चमक के साथ इल्ली का आकार कई गुना बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर आग जैसे सुर्ख लाल रंग में बदल गया और उसके ऊपर से हल्की आग की लपटें निकलने लगी। कड़ाही की दीवार पर जानकारी की एक नई रेखा उभरी। लाल अग्नि इल्ली, पहली श्रेणी का विचित्र कीट, जो बहुत ही सूक्ष्म आग की लपटों को नियंत्रित कर सकता है। इसके भीतर शुरुआती समझ और बुद्धि का विकास हो चुका है और इसने अपने स्वामी को स्वीकार कर लिया है। उस लाल अग्नि इल्ली ने अपनी दोनों मूंछों जैसी ग्रंथियों को हिलाया और धीरे धीरे कड़ाही के किनारे पर चढ़कर आ गई, मानो वह मुझसे प्यार जता रही हो। मेरे मन में असीम आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसे परखने के लिए हुक्म दिया कि इस मेज पर चढ़कर आओ। मेरे शब्द पूरे होते ही वह लाल अग्नि इल्ली बेहद धीमी और शांत गति से कड़ाही से बाहर निकली और ठीक उसी जगह आकर बैठ गई जहां मैंने इशारा किया था। यह पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि खून की बूंद का यह तरीका इस रहस्यमय कड़ाही के साथ मिलकर सचमुच एक वफादार पालतू विचित्र जीव तैयार कर देता है। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ठीक है, अब तुम पास में जाकर आराम से घूम सकते हो। वह लाल अग्नि इल्ली मानो मेरी भाषा को पूरी तरह समझ गई और रेंगती हुई कमरे के एक कोने में चली गई। इसके बाद मैंने अपने खून की कुछ बूंदें उन पकड़ी हुई मधुमक्खियों पर भी लगाईं और उन्हें उस कपड़े सहित कड़ाही के भीतर फेंक दिया जिसमें वे लिपटी हुई थी। इस बार कड़ाही से एक हल्की सफेद रोशनी निकली और वह कपड़ा तथा मधुमक्खियां दोनों ही एक साथ पूरी तरह बदल गए। कड़ाही की दीवार पर दो अलग अलग जानकारियां उभरकर सामने आईं। काले फौलाद का सुरक्षात्मक कपड़ा, पीले रंग का मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार जो साधना के शुरुआती स्तर के साधकों और निम्न श्रेणी के विचित्र जीवों के हमलों को पूरी तरह रोक सकता है और शरीर पर लगने वाली चोट के असर को 30% तक कम कर सकता है। इसकी बनावट अत्यंत मजबूत है और इसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी जानकारी थी लाल परछाई वाली जहरीली मधुमक्खी, पहली श्रेणी का विचित्र कीट, जिसके डंक के भीतर हड्डियों को गला देने वाला अत्यंत तीव्र जहर भरा हुआ है जो खून के संपर्क में आते ही इंसान की जान ले लेता है। साधना के स्तर का कोई भी साधक यदि इसके डंक का शिकार हो जाए तो वह तुरंत तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। एक बार जहर छोड़ने के बाद इसे दोबारा अपने भीतर जहर भरने के लिए पूरे 1 महीने का समय लगता है। मेरा मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पहनने के साधारण कपड़े भी इस जादुई कड़ाही के भीतर जाकर एक बेहतरीन जादुई सुरक्षा कवच में बदल सकते हैं। हालांकि इस नए कपड़े का रंग पहले की तुलना में बहुत ज्यादा गहरा और पूरी तरह काला हो चुका था और भले ही यह देखने में बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कोई इसकी असलियत न पहचान ले, इसलिए मुझे इसे भविष्य में बहुत सावधानी से पहनना होगा। ठीक उसी समय उस कपड़े के भीतर से एक गहरे लाल रंग की बेहद खूंखार और बड़ी मधुमक्खी बाहर निकली, जिसके पंखों के फड़फड़ाने से कमरे में एक अजीब गूंज पैदा हो रही थी। वह मेरे सामने बहुत ही शांत और वफादार बनकर उड़ रही थी, लेकिन मैंने अनजाने में ही डरकर एक कदम पीछे खींच लिया और मेरा पूरा शरीर तन गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझे ही न काट ले। मैंने खुद को संभालते हुए उस लाल परछाई वाली जहरीली मधुमक्खी को आदेश दिया कि जाओ और उस खिड़की के पास जाकर बैठो। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही वह मधुमक्खी एक बेहद तेज आवाज के साथ पलक झपकते ही खिड़की के पास पहुंच गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा भयानक थी जिसे देखकर मेरी खुद की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे मन में एक गहरी तसल्ली और खुशी की भावना आई कि इस तरह की अलौकिक रफ्तार के सामने यदि साधना के 5वें स्तर का कोई बड़ा साधक भी खड़ा हो तो वह भी इसके अचानक होने वाले हमले से खुद को कभी नहीं बचा पाएगा। जावहू को मौत के घाट उतारने के लिए यह पूरी तरह से एक अचूक हथियार है। मैंने दोबारा हुक्म दिया कि ठीक है, अब वापस आओ, और वह मधुमक्खी तुरंत उड़कर वापस आई और मेरे कंधे के पास हवा में तैरने लगी। मैंने उससे कहा कि आज के बाद तुम हमेशा मेरे शरीर के 10 मीटर के दायरे के भीतर ही रहोगी, और अगर कोई अजनबी इंसान यहाँ आए तो तुम तुरंत खुद को छुपा लोगी, और अगर किसी ने भी मुझ पर हमला करने की जुर्रत की तो तुम उसे वहीं डंक मारकर मौत की नींद सुला दोगी। आने वाले कुछ दिनों में मैंने बगीचे से 3 और मधुमक्खियां पकड़ी और इसी जादुई तरीके का इस्तेमाल करके उन सबको भी लाल परछाई वाली जहरीली मधुमक्खियों में बदल दिया ताकि वे मुसीबत के समय मेरे काम आ सकें। अब मेरे पास ऐसी 4 बेहद खतरनाक मधुमक्खियां थीं, जिनकी बदौलत यदि मेरा सामना साधना के 5वें स्तर के किसी साधक से भी हो जाए तो मैं उससे सीधे टक्कर लेने की ताकत रखता था। आज रात के भोजन के बाद मैं हमेशा की तरह बगीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए जाने की तैयारी कर रहा था ताकि अपनी साधना को और मजबूत कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं बगीचे के मुहाने पर पहुंचा,
मैंने देखा कि जावू अपने उन्हीं गुर्गों को साथ लेकर दोबारा बगीचे के दरवाजे पर आ धमका है। यह कमीना इंसान सचमुच अपनी आदत से बाज नहीं आया और एक बार फिर यहाँ लूटपाट करने आ गया है। इन 4 जहरीली मधुमक्खियों के साथ भले ही मुझे हथियार शोधन के 5वें स्तर के संशोधन का सामना करना पड़े, मैं लड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। उस दिन रात के खाने के बाद मैं अपनी खेती में सहायता के लिए फल तोड़ने के लिए बगीचे में जाने ही वाला था कि मैंने झाऊ और कुछ छोटे भाइयों को फिर से बगीचे के द्वार पर आते देखा। निश्चित रूप से यह आदमी फिर से यहाँ है। मैं मन ही मन उपहास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आदर का दिखावा कर रहा हूँ। भाई हो, आप यहाँ हैं और मैं आपके लिए फल चुनूंगा। आप जानते हैं कि आप कौन हैं? झाऊ गर्व से मुस्कुराया और उसके आसपास के लड़के भी हंसने लगे। भाई हो, इस लड़के को पिछली बार आपने पीटा था और अब उसका व्यवहार काफी बेहतर है। बात बस इतनी है कि यह बच्चा इतना घटिया है कि उसे पीटा नहीं जा सकता। वह नहीं जानता कि आज्ञाकारी कैसे बनना है। भाई टाइगर, हम मैनेजर ली को क्यों नहीं बताते? इस लड़के को वन क्षेत्र में काम करने के लिए स्थानांतरित करने और हमारे एक भाई को बागों की कटाई करने के लिए स्थानांतरित करने के बाद हमारे लिए जंगल के फल खाना अधिक सुविधाजनक होगा। आप जानते हैं कि क्या बात है? यदि आप प्रबंधक ली से बगीचे को इकट्ठा करने के लिए हमारे लोगों को बदलने के लिए कहेंगे, तो आपको उसे कम से कम 5 युआन निम्न श्रेणी के स्नैक्स देने होंगे और आपको अब से हर महीने उसके लिए 2 युआन की कटौती करनी होगी। अब हम बिना एक पैसा खर्च किए मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल खा सकते हैं, क्यों नहीं? भाई हूँ अभी भी होशियार है। सभी छोटे भाई चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ सहमत हुए। मैंने कुछ नहीं कहा, घूम गया और बगीचे में चला गया। मैंने तुरंत दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले फल उठाए और उन्हें थैलियों में रखकर उन्हें सौंप दिया। भाई हूँ आपकी तस्वीर लेता है। हूँ ने बैग लिया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। चलो भाई लोग चलते चलते खाना खाते हैं। इतना कहकर मैं अपने छोटे भाइयों को लेकर बातें करता और हंसता हुआ बाग से बाहर चला गया। जब वे ज्यादा दूर नहीं चले तो मैंने तुरंत गुप्त रूप से 4 लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियों को चुपचाप उनके पीछे चलने का आदेश दिया। झाऊ और अन्य लोगों से छुटकारा पाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 4 लाल छाया जहरीली मधुमक्खियों में श्रम का स्पष्ट विभाजन था और उन्होंने झाऊ के समूह की लाल छाया जहरीली मधुमक्खियों में से एक को चुपचाप पकड़ लिया। वह स्थिर होकर उड़ गया और झाऊ के कान के पीछे उड़ गया। पूंछ के कांटे ने जोर से वार किया और जहर तुरंत झाऊ के शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। युवा बाघ ने दर्द से तीखी चीख निकाली और अपने कानों के पीछे थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लाल कॉलर वाला डुफेंग पहले ही बिना किसी निशान के उड़ गया था। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज से ढका हुआ हूँ। झाऊ को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी चेतना अधिक से अधिक धुंधली होती जा रही थी और उसका भाषण भी धुंधला हो गया था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें थम गईं। इससे पहले कि उसके आसपास के 3 छोटे भाई प्रतिक्रिया कर पाते, 3 अन्य लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियों ने उनसे समझौता कर लिया। हालांकि कुछ ही सांसों में वे सभी जमीन पर गिर पड़े और मर गए। वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। भाई टाइगर, वे मर चुके हैं। भाई टाइगर ने बस इतना कहा कि वे किसी चीज से ढके हुए थे। क्या यह जहरीली मधुमक्खियां या घातक जहरीली मधुमक्खियां हो सकती हैं? जल्दी से भागो। दूर से गुजर रहे कई नौकर इतने भयभीत हो गए कि वे चिल्लाए और अगली सुबह सभी दिशाओं में भाग गए। यह खबर कि झाऊ और 4 अन्य लोगों को जहरीली मधुमक्खियों ने मार डाला, पूरे इलाके में फैल गई। महाप्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को जांच के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के बाद यह पुष्टि हुई कि झाऊ और 4 अन्य को कई उत्परिवर्तित जहरीली मधुमक्खियों ने मार डाला था। महाप्रबंधक ने मामले की सूचना संप्रदाय के बुजुर्गों को दी। हालांकि बुजुर्गों को लगता है कि यह मामला थोड़ा अजीब है। इस संप्रदाय का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसे गहरे पहाड़ों का समर्थन प्राप्त है। उत्परिवर्तित जहरीले कीड़े और ततैया प्रकट हुए हैं। इसके अलावा विशाल किंग्यून संप्रदाय में केवल 4 सेवकों की मृत्यु नगण्य है। हालांकि इस घटना से अभी भी काफी दहशत फैली हुई है। सभी नौकर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी जहरीली मधुमक्खियों द्वारा मार न दिए जाएं। चर्चा के बाद किराएदारों के बुजुर्ग 2 जवाबी उपाय लेकर आए। सबसे पहले सभी आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को सभी जहरीले कीड़ों और ततैया को खत्म करने के लिए पूरे किंग्यून संप्रदाय क्षेत्र की व्यापक सफाई करने के लिए भेजना है। जहरीले सांपों और अन्य हानिकारक प्राणियों के बजाय सभी बाहरी शिष्यों और नौकरों को विषरण गोलियां दी जाती हैं।
यह विषारण गोली निम्न स्तर के जहरीले कीड़ों और ततैया के काटने के जहर को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इन 2 उपायों को तुरंत लागू किया गया और संप्रदाय के भीतर घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। वूजी ने इस अवसर का लाभ उठाया, 2 और मधुमक्खियों को पकड़ा और उन्हें लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियों में बदलने के लिए जुआनयुआन डिंग चेन का उपयोग किया। अधिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक सुरक्षा। महीने के अंत में मैं इस महीने का वेतन, 5 युआन निम्न श्रेणी के स्नैक्स और 3 निम्न श्रेणी क्यूई गैदरिंग पिल्स प्राप्त करने के लिए अप्रेंटिस हॉल में गया। यह एक कामचोर शिष्य का निश्चित मासिक वेतन है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरे दैनिक अभ्यास के लिए पर्याप्त है। रात के खाने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट में लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने दूर से अंकल ली को आते देखा। यह बूढ़ा आदमी फिर से नाश्ता मांगने आया होगा। मैंने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया, लेकिन मैं केवल सम्मानजनक होने का दिखावा कर सकता था। अंकल ली, आप यहाँ हैं। अंकल ली ने ठंडे स्वर में कहा, अपना हाथ बढ़ाया और अहंकारी स्वर में कहा, लिन चेन, पिछली बार आपने मुझे जो निम्न श्रेणी का नाश्ता उधार दिया था उसे वापस करने का समय आ गया है। मैं मजबूर था, इसलिए अपनी जेब से एक घटिया नाश्ता ही निकाल कर दे सका। पिछली बार जब मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित की थी, तो मैंने अंकल ली से एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर उधार लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे हमेशा याद रखेंगे और यहाँ मांगने आएंगे। लेकिन ली बो के अंतरिम कार्यभार संभालने के बाद उनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने कहा, लिन चेन, आपको वैसे भी अगले महीने निम्न श्रेणी के स्नैक्स के 2 टुकड़े मुझे सौंपने होंगे, तो अगली बार मेरी यात्रा बचाने के लिए उन्हें अभी एक साथ क्यों न सौंप दें। मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि यह बूढ़ा आदमी सचमुच अपनी सीमा लांघ रहा है। नौकरानी शिष्यों को हर महीने प्रबंधक को 2 युआन निम्न श्रेणी के नाश्ते का भुगतान करना पड़ता है। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें विषम अयस्क खोदने के लिए सबसे दयनीय और थका देने वाली खदान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहां का वातावरण कठोर है। एक गाना ऐसा भी है जो अक्सर मौत से लगभग बचता हुआ दिखाई देता है। मैंने क्रोध को अपने हृदय में दबा लिया और फुसफुसा कर बोला, चिंता न करें, मैं अगले महीने के लिए ली बू के स्नैक्स आपको समय पर पहुंचा दूंगा। अंकल ली का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने धमकी दी, बेहतर होगा कि तुम होशियार हो जाओ और तुम्हें अगले महीने की 15 तारीख से पहले मुझे स्नैक्स दे देना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें फॉस्फेट अयस्क खोदने के लिए खदान में स्थानांतरित कर दूंगा। तब आप बेहतर महसूस करेंगे। इतना कहने के बाद मैंने नाश्ता लिया और विजयी भाव से चला गया। ली बो की पीछे हट्टी आकृति को देखकर मेरी आंखों में जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। यह ली बो आमतौर पर नौकरों को धमकाता है और लालची है। अब वह मुझे ऐसी धमकी देता है, अगर मैंने उससे छुटकारा नहीं पाया तो वह भविष्य में निश्चित रूप से मेरे लिए परेशानी लाएगा। मैंने तुरंत 2 नव प्रशिक्षित रेड शैडो वेनोमस मधुमक्खियों को बुलाया और उन्हें उस दिशा की ओर इशारा किया जहां अंकल ली जा रहे थे और आदेश दिया, दूर से उसका पीछा करो और उसके ठिकाने को उजागर मत करो। अगर तुम्हें सही मौका मिले तो उसे मार डालो। सफाई से बैठो। 2 लाल मक्खियां हवा में भिनभिना रही थी, अपने पंख फड़फड़ा रही थी और चुपचाप उनके पीछे चली गईं। यह सब करने के बाद मैं घर वापस गया, सांस लेने के लिए चिल्लाया, ध्यान लगाया, जुक्सी डैन निकाला, उसे पिया और अपनी पूरी ताकत से अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैं ली बो के बारे में कल की खबर का इंतजार करूंगा। मेरे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी साधना में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करूं, अपने अभ्यास को तीसरे स्तर तक समेकित करूं और अगले महीने के 15वें दिन बाहरी शिष्य मूल्यांकन में सफलतापूर्वक पदोन्नत होने का प्रयास करूं। केवल एक बाहरी शिष्य बनकर ही मैं एक सहायक के रूप में अपनी स्थिति से छुटकारा पा सकता हूं, अधिक खेती के संसाधन प्राप्त कर सकता हूं, वास्तव में अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता हूं और उन लोगों को जाने दूंगा जिन्होंने एक बार मुझ पर अत्याचार किया था। उचित कीमत चुकाने के बाद 2 घंटे बाद मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अचानक क्यूई शोधन प्रवेश द्वार से टूट गई। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अधिक से अधिक मजबूत हो गई है। मैंने आधिकारिक तौर पर हथियार शोधन के 4थे स्तर में प्रवेश कर लिया है। तीसरे स्तर से 4थे स्तर तक जाने में मुझे केवल 8 दिन लगे। इस अवधि के दौरान मैंने 20 से अधिक ज्वान स्तर के निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक फलों का सेवन किया। एक ज्वान स्तर के मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक फल ने 6 मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को भी अवशोषित कर लिया है। साथ ही 8 रातों की साधना का परिणाम स्वर्गीय तानाशाह शरीर का भयानक आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। यह पिछले 10 वर्षों में मेरे कठिन प्रशिक्षण के लायक है। अपने शरीर में बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए मैंने अपने होठों पर मुस्कान ला दी और मन में गुप्त रूप से सोचा कि मैं अगले महीने के 15वें दिन बाहरी शिष्य परीक्षा दूंगा।
इस बार मुझे एक नौकर के रूप में अपनी स्थिति से छुटकारा पाना होगा। अगले दिन दोपहर में मैं कुछ खाना लेने के लिए कैंटीन में गया और बैठने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। मैंने अभी 2 टुकड़े ही खाए थे कि मैंने पास में कई नौकरों को एक साथ धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। उनकी आवाजें डर से भरी थी। क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से सुना? ली बो का कल रात निधन हो गया। ये सच था या नहीं? ली बो की बहुत अचानक और इतने कम समय में मृत्यु हो गई। यह बिल्कुल सच है कि मैंने सुना है कि उसे सोते समय एक जहरीली मधुमक्खी ने मार डाला था और उसके पास विषहरण की गोली लेने का भी समय नहीं था। मैंने अपना काम संभाला और उनकी चर्चा सुनी। मन में खुशी हुई कि ली बो ने मुझे ब्लैकमेल किया था। झांग मिंग और अन्य लोगों ने भी मुझे कई बार धमकाया। अब उन सभी को एक के बाद एक प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है। इससे मेरे भोजन का स्वाद अतिरिक्त मीठा हो जाता है। ली बो की मौत वास्तव में अजीब थी। जहरीले ततैया कभी भी सक्रिय रूप से मनुष्यों पर हमला नहीं करते हैं। ली बो के शयन कक्ष को सटीक रूप से ढूंढना और जब वह सो रहे थे तो उस पर हमला करना तो दूर की बात है, जैसे कि वे विशेष रूप से बदला लेने के लिए आए हों। हालांकि संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा कुछ जांच के बाद उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिली। अंत में वे इसका श्रेय केवल संयोग को दे सकते हैं। उन्होंने बस सभी नौकरों से कहा कि रात को सोते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। ध्यान से। अंकल ली की मृत्यु के बाद महाप्रबंधक ने एक नए प्रबंधक को पदोन्नत किया। सौभाग्य से यह नया प्रबंधक सौम्य था और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरी खेती स्थिर हो गई है, इसलिए मैं मैनेजर जियांग से निम्नस्तरीय कौशल सीखने के लिए जनरल हॉल में चला गया। मैनेजर जियांग ने अपना सिर झुकाया और देखा कि मैं इतनी कम उम्र में मुझसे मिलने आ रहा हूँ। उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। क्या आप अपनी उम्र में क्यूई प्रशिक्षण के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि साधारण कारीगरों में औसत दर्जे की प्रतिभा होती है। क्यूई प्रशिक्षण के 0 स्तर से क्यूई प्रशिक्षण के दूसरे स्तर तक विकसित होने में कम से कम 10 या 8 साल लगते हैं। मुझे न तो विनम्र होना चाहिए और न ही अहंकारी होना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से एक शब्द में प्यार करने के दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। श्री जियांग की आंखों में भ्रम गहरा गया। उसने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। एक क्षण के बाद उसने अचानक अपना हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा बुरे दागों से भरा हुआ था। आप वास्तव में प्रशिक्षण के 4थे स्तर पर हैं। आपकी प्रशिक्षण गति सचमुच अद्भुत है। यदि हाँ, तो आप अभी तकनीक क्यों सीख रहे हैं? मैंने साथ साथ चलने के अवसर का लाभ उठाया। मुझे पहले नहीं पता था कि मैं लव वाइफ की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैनेजर से एक्सरसाइज सीख सकूंगा। इसीलिए मैं आज आपको परेशान करने के लिए यहां आया हूं। महाप्रबंधक ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि आध्यात्मिक जड़ें तोड़ने की मेरी प्रतिभा के लिए उन्हें खेद था, लेकिन वे मेरी क्षमता के बारे में बहुत आशावादी भी थे। फिर वह मुझे कांगशु बिल्डिंग के नौकर के पास ले गया और मुझे एक निम्न स्तरीय अग्नि मंत्र पांडुलिपि दी। उसने मुझसे 7 दिन बाद बगीचे में बने लकड़ी के घर में लौटने को कहा। मैं पांडुलिपि खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका, जिसमें 3 सबसे बुनियादी अग्नि मंत्र शामिल थे। अग्नि मंत्र, अग्नि गोला मंत्र, फायर सर्कल मंत्र। अग्नि मंत्र सबसे सरल अग्नि अवशोषित मंत्र है। सफल होने के लिए इसे केवल लपेट छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। फायरबॉल स्पेल को लॉ को एक गेंद में संघनित करने और इसे सटीक रूप से छोड़ने की आवश्यकता है। अग्नि चक्र तकनीक स्वयं पर केंद्रित आग की लपटों का एक चक्र छोड़ना है, जो आसपास के दुश्मनों से निपट सकता है। आकाश आधिपत्य की सुपर समझ के साथ मैं पालथी मारकर बैठ गया। आध्यात्मिक शक्ति को मानसिक विधि से अपने शरीर में चलाने के आधे घंटे बाद ही मेरी हथेली में रुई के आकार की लौ प्रकट हुई और उछलती रही। मैंने सफलतापूर्वक अग्नि तकनीक सीखी। 4 तारीख की दोपहर को मैंने अपने हाथों से मोटी आग को शांत किया और आग के गोले की तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह अग्नि तकनीक से कहीं अधिक कठिन है, फिर भी मैंने 1 घंटे बाद मुट्ठी जितने बड़े आग के गोले को सफलतापूर्वक छोड़ा। तीसरे दिन मैं अग्नि चक्र तकनीक में पारंगत हो गया। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाकर तुरंत धधकती लपटों का एक घेरा छोड़ सकता हूँ। आधे महीने बाद मैं जल, पृथ्वी और अन्य मंत्रों जैसी विभिन्न निम्नस्तरीय मंत्र पांडुलिपियों के आदान प्रदान के लिए जिंगशुलू गया। हर दिन अभ्यास के लिए 1 घंटा अलग रखें। दिन के दौरान काम करें, रात में मानसिक तकनीकों का अभ्यास करें और अनजाने में क्यूई प्रशिक्षण के 5वें स्तर तक पहुंचे। बाहरी परीक्षा के आने का इंतजार करें। हर दिन अभ्यास के लिए 1 घंटा अलग रखें।
दिन के दौरान काम करें, रात में मानसिक तकनीकों का अभ्यास करें और अनजाने में क्यूई प्रशिक्षण के 5वें स्तर तक पहुंचे। बाहरी परीक्षा के आने का इंतजार करें। हर महीने का 15वां दिन किंगयून संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के मूल्यांकन का दिन है। कोई भी अप्रेंटिस जो अभ्यास के तीसरे स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच गया है, आकर भाग ले सकता है। मूल्यांकन स्थल एक खाली पहाड़ के मध्य में स्थित है। वहां एक व्यक्ति जितना ऊंचा काले रंग का समाधि का पत्थर लगा हुआ है। मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार एल्डर लू, प्रबंधक जियांग के साथ मंच के पीछे बैठे हैं। कई बाहरी शिष्य पीछे खड़े होकर आसपास की रखवाली कर रहे थे, जो नौकरों से भरे हुए थे जो मौजमस्ती देखने आए थे और बिना रुके बातें कर रहे थे। मूल्यांकन का पहला दौर पूंछ का परीक्षण और ट्रिम करना था। मैं 1 दर्जन से अधिक पंजीकृत अप्रेंटिस के साथ लाइन में खड़ा था और मेरा दिल शांत था। केवल ध्यान न देने योग्य अपेक्षा का संकेत था। सामने कई सहायक एक के बाद एक परीक्षण करने के लिए मंच पर आए। कुछ लोगों के पास केवल क्यूई प्रशिक्षण था और दूसरे स्तर के आध्यात्मिक परीक्षक को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वे केवल निराश होकर मंच से नीचे चल सके। कोई क्यूई प्रशिक्षण के तीसरे स्तर तक पहुंच गया, लेकिन उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी। लिन जनरल केवल एक निम्न स्तर का व्यक्ति था और अंततः 24 वर्षीय युवक के मंच पर आने तक पास होने में असफल रहा। एल्डर लू, जिन्होंने क्यूई प्रशिक्षण के तीसरे स्तर का पता लगाया था, ने सिर हिलाया और उसे पास होने का संकेत दिया। दर्शकों की ओर से ईर्ष्यालु टिप्पणियां आने लगी। अंततः मेरी बारी थी। मैं मंच तक गया और बगल में लगे घंटी के पत्थर को दबाने के लिए अपनी हथेलियां फैला दी। लेकिन वह भूल गए कि मिस्टर जियांग ने कहा था कि जुयून आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर था और स्पिरिट डिटेक्टर की अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। दर्शक तुरंत हंस पड़े। मुझे डर है कि यह बच्चा हारा हुआ नहीं है। वह क्यूई प्रशिक्षण के 0 स्तर पर मूल्यांकन में भाग लेने का साहस करता है। यह वाकई शर्मनाक है। मन से उतर जाओ। चेन झिझी ने भौहें चढ़ा ली और मुझसे कहा, लेंग हे, क्यूई प्रैक्टिसिंग स्पिरिट ग्रास होने के बावजूद आपकी मौजमस्ती में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से बाहर निकलो और मूल्यांकन में देरी मत करो। जब मैं दोबारा व्यायाम शुरू करने ही वाला था, तभी महाप्रबंधक जियांग अचानक खड़े हो गए और चेन चीज को रोकने के लिए आगे बढ़े। क्या अभी आपके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी? वास्तविक साधना स्तर का पता लगाने के लिए विशेष स्पिरिट स्टोन को पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति से भरने की आवश्यकता होती है। मैं अचानक समझ गया। मैंने तुरंत सिर हिलाया, अपनी हथेली को फिर से साइड स्पिरिट स्टोन पर दबाया, सारी आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित किया और इसे लगातार साइड स्पिरिट स्टोन में डाला। एक पल में स्पिरिट डिटेक्टर के नीचे एक प्रकाश पैटर्न चमक उठा, उसके बाद 2, 3 और 4 और अंत में 4 प्रकाश पैटर्न बिजली के चौथे स्तर पर रुक गए। दर्शकों की हंसी अचानक थम गई। हर कोई मेरी ओर आश्चर्य से उस नौकर को देखने लगा जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। उनके चेहरे भी लाल और शर्मिंदा थे। चेन जी के चेहरे पर शर्मिंदगी और थोड़ी नाराजगी की झलक दिखी, लेकिन वह अनिच्छा से केवल ऊंची आवाज में घोषणा कर सका कि उसने क्यूई प्रशिक्षण के चौथे स्तर को पार कर लिया है और पंजीकरण के लिए एल्डर लू के कार्यालय में गया था। मैं एल्डर लू के पास चला गया। बुजुर्ग लू ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और शांत स्वर में पूछा। प्रातःकाल उनके नाम और उम्र 18 वर्ष थी। मैं सम्मानपूर्वक एल्डर लू के पास लौटा और पूछा कि आत्मा की जड़ वहां क्यों थी। मैंने एल्डर लू को सच्चाई से उत्तर दिया। वेन्यान ने थोड़ा अफसोस जताया, लेकिन कोई और सवाल नहीं पूछा। मेरी जानकारी दर्ज करने के बाद उन्होंने मुझे एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने को कहा। मूल्यांकन के बाद मेरे सहित कुल 3 लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए। नौकरी स्थानांतरण प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए हम एल्डर लू के साथ वेमेन हॉल तक गए। एक नौकर से बाहरी शिष्य के रूप में पदोन्नत होना हैसियत में एक बड़ी छलांग है। मुझे उदार पदोन्नति पुरस्कार प्राप्त हुए। अच्छी तरह से फिट होने वाली बाहरी शिष्य वर्दी के 2 सेट, एक शीर्ष ग्रेड मॉडल क्यूई किंगफेंग तलवार, किंगयून तलवार तकनीक और किंगयून अभ्यास तकनीक की 2 प्रतियां और 1 घन मीटर जगह के साथ एक भंडारण बैग, एक बाहरी शिष्य पहचान चिन्ह, 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, 10 मध्यम श्रेणी की क्यूई संग्रहण गोलियां और 2 सुनहरे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक फल। इसके अलावा बाहरी शिष्यों को हर महीने 20 युआन निम्न श्रेणी के नाश्ते और 1 मध्य श्रेणी के नाश्ते की निश्चित आपूर्ति भी प्राप्त हो सकती है। येलो स्ट्रीट्स में 10 उच्च श्रेणी के अमृत और येलो स्ट्रीट्स में 10 उच्च ग्रेड लिंगगोलू बुजुर्गों ने मुझे बताया।
आज से आप बदल जाएंगे और पियाओ मियाओ फेंग बाहरी संप्रदाय में लौट आएंगे और मैं उस वंश का बुजुर्ग हूं। मंत्री और डीकन ने भी उपाधि में कार्य किया। मैं भविष्य में उसके साथ और अधिक व्यवहार करूंगा। शिष्य बड़ों के निर्देशों का पालन करेंगे। मैंने गुप्त रूप से सोचा कि भविष्य में मुझे डेकोन चेन से निपटना पड़ सकता है और मुझे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दोपहर के भोजन के बाद मैं अपना सामान पैक करने के लिए बगीचे में बने लकड़ी के घर में वापस चला गया। दरअसल पैक करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह कुछ पुराने कपड़ों और कुछ दैनिक आवश्यकताओं से अधिक कुछ नहीं था। जैसे ही उन्हें पैक किया गया, दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वह बगीचे का बूढ़ा नौकर लीबो था। लीबो 10 साल से अधिक समय से बगीचे में है और दूसरों के प्रति बहुत दयालु है। यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार सर्विस रूम में प्रवेश किया था और झांग मेंग और अन्य लोगों ने मुझे धमकाया था, तब भी उसने कई बार गुप्त रूप से मेरी मदद की थी। मैंने सुना है कि आपको बाहरी शिष्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। अंकल ली के हाथ में एक कपड़े का थैला था और उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। यदि आप इसे बाहरी दरवाजे तक ले जाएं, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे आपकी इच्छानुसार नाश्ता मिला। मैं तुम्हें बगीचे में काम करने के लिए नहीं कह सकता। इसे पकड़ना आसान नहीं है। तुम एक होनहार बच्चे हो जब आप भविष्य में सफल होने जा रहे हो, तो यह मत भूलिए कि बगीचे में मेरे जैसा एक बूढ़ा आदमी भी है। धन्यवाद अंकल ली। मैं भविष्य में आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। लीबो को विदाई देते हुए मैं पियाओ मियाओ पीक जाने और मुझे सौंपे गए नए निवास पर पहुंचने की आशा करता हूं। यह लगभग 100 वर्ग मीटर का पक्का मकान है। इसमें एक शयन कक्ष, एक शांत कमरा, एक भंडारण कक्ष और एक हॉल है और सभी दैनिक आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। बगीचे में लकड़ी के घर की तुलना में लेआउट 100 गुना बेहतर है। सब कुछ दूर रखने के बाद मैंने किंग्यून आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ब्यूरो और किंग्यून तलवार ब्यूरो को हटा दिया। ठंडे पैरों के साथ एक शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हुए, कैंग तियान बाती की समझ पर भरोसा करते हुए, मैंने 1 घंटे से भी कम समय में इन 2 तकनीकों में महारत हासिल कर ली। अंततः मैंने अपने शरीर में खजाने की कड़ाही को बुलाया और आध्यात्मिक पत्थरों, गोलियों और आध्यात्मिक फलों को, जो पदोन्नति के लिए पुरस्कार थे, एक एक करके कड़ाही में डाल दिया। एक फीकी रोशनी चमकी। नाश्ते और अमृत की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। इन्हें संसाधित करने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया और क्विंग्यून क्यूई प्रशिक्षण तकनीक चलाई। क्यूई प्रशिक्षण के 5वें स्तर पर मेरी खेती को स्थिर करने के लिए 4 तारीख की सुबह मैं जल्दी उठा और कपड़े धोए। किंगफिंग तलवार लेकर मैं 15 के बाहर खुले मैदान में गया और आधे घंटे तक किंग्यून तलवार तकनीक का अभ्यास किया। जब तक मैं बुनियादी चालों में महारत हासिल नहीं कर लेता तब तक मैंने आराम करना नहीं छोड़ा। फिर मैं पियाओ मियाओ पीक के बाहरी प्रवेश कक्ष में गया। जैसे ही मैं प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचा, मैंने कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ महिला शिष्यों ने मेरी आंखों में आश्चर्य की झलक देखी और मेरे रूप के बारे में कानाफूसी की। कई पुरुष शिष्यों को भी जब पता चला कि मैं सहायक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं, तो उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव आ गए और उन्होंने धीमी आवाज में उपहास किया। वह सिर्फ एक नौकर है। भले ही उन्हें बाहरी शिष्य के रूप में प्रवेश दिया जाए, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत अधिक नहीं होगी। देरसवेर वह अभी भी बेकार ही रहेगा। कनिष्ठ भाई, क्या आप यहाँ नए आए हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज मधुर और सुखद थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, मैं लिंगचिन हूँ और मैंने कल ही मूल्यांकन पास किया है और एक सहायक से वानमेन के शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया है। यह पता चला कि आप लिंगचिन हैं। मेरा नाम किन मोक्यू है। यदि आप अभी अभी यहाँ आए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेझिझक मुझसे पूछें। धन्यवाद वरिष्ठ बहन किन। कुछ ही दूरी पर जिन पुरुष शिष्यों ने मेरा उपहास किया था, वे अचानक उदास हो गए जब उन्होंने किन मोक्यू को मेरे साथ बातचीत करने की पहल करते देखा और वे धीमी आवाज में बात करने लगे। वह सिर्फ एक नौकर है और जूनियर सिस्टर किन से बात करना चाहता है क्योंकि वह सुंदर दिखता है और एक रिश्ता स्थापित करना चाहता है।
अपनी पृष्ठभूमि मत देखो। यदि आपने जूनियर सिस्टर किन को दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो हम उसे सबक सिखाएंगे। मैंने उनकी बातें सुनी लेकिन दिल पर नहीं ली। अमर साधना की दुनिया में ताकत ही बुनियाद है। जब मैं अपने साधना स्तर में सुधार करूंगा तो स्वाभाविक रूप से ये लोग मुझे नीची दृष्टि से देखने का साहस नहीं करेंगे। कुछ देर बाद एल्डर लू 5 डीकनों के साथ बाहरी हॉल से बाहर चले गए। 100 से अधिक बाहरी शिष्य तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए और मैं पंक्ति के अंत में खड़ा हो गया। एल्डर फेंग लू ने कुछ शब्द कहे, शिष्यों से परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने और बाहर जाते समय सुरक्षा पर ध्यान देने का आग्रह करने के अलावा और कुछ नहीं। फिर उन्होंने वकालत करने की आजादी की घोषणा की। मैंने तिपाई निकाली और उसे परिष्कृत करने के लिए मैंने जो आध्यात्मिक फल और अमृत एकत्र किया था उसे तिपाई में डाल दिया। काफी मेहनत के बाद मैंने कई रहस्यमय आध्यात्मिक फल और अमृत का प्रदर्शन किया। मैंने अगले दिन बाहरी गेट हॉल में जाकर इन चीजों को आध्यात्मिक पत्थरों से बदलने की योजना बनाई। अगली सुबह मैंने अपनी तलवारबाजी का अभ्यास समाप्त कर लिया और बाहरी संप्रदाय के मुख्य हॉल में जाने वाला था। वरिष्ठ बहन किन मोक्यू अचानक आ गई और कनिष्ठ भाई लिन आ गए। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप कल पहाड़ों पर शिकार करने गए थे? वरिष्ठ बहन, मैं कुछ स्नैक्स के बदले बाहरी गेट हॉल में जाने की योजना बना रही हूँ। मैं कल पहाड़ी गश्त पर नहीं गया था, इसलिए मैंने सच्चाई से उत्तर दिया। किन मोक्यू की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखी। तो फिर आपने इतने सारे आध्यात्मिक फल और अमृत कैसे एकत्र कर लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य वरिष्ठ भाई आपको वहां ले गए हों? क्या मुझ में कुछ दूरदर्शिता नहीं थी? मैंने कल उन्हें इकट्ठा करने के लिए समय निकाला। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने किंगफेंग तलवार को अपने पीछे बुलाया और मेरे पैर के अंगूठे की एक छोटी सी नोक के साथ वह तलवार पर मजबूती से गिरी। किन मोक्यू ने जिस व्यक्ति से मैं मिला उसकी शक्ल को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें गोल गोल घूम रही थी और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। जूनियर भाई लिन, आप वास्तव में फी से मिले थे? आमतौर पर वानमेन शिष्यों को उनसे कुशलतापूर्वक मिलने से पहले कम से कम 6ठे स्तर का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आप केवल 5वें स्तर का अभ्यास करते हैं, है ना? मैं मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैं किन मोक्यू की ओर मुड़ी और अपना हाथ अपनी वरिष्ठ बहन के सामने रखा। मैं पहले निकलूंगा। फिर जेड तलवार बाहरी गेट के मुख्य हॉल की ओर उड़ गई, जिससे किन मोक्यू के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जब मैं बाहरी गेट के मुख्य हॉल में पहुंचा तो मैं वस्तु विनिमय कार्यालय में गया। उन्होंने सभी परिष्कृत आध्यात्मिक फल और अमृत निकाले और उन्हें निम्न श्रेणी के स्नैक्स के 125 टुकड़ों से बदल दिया और फिर तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप में चले गए। इन 2 पुस्तकों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल फ्रूट्स एंड एलिक्सिर और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एलियन बीस्ट्स को उधार लेने से मुझे आध्यात्मिक फलों, अमृत और विदेशी जानवरों की बेहतर पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो मेरे भविष्य के संग्रह अनुभव के लिए बहुत फायदेमंद होगी। पियाओ मियाओ पीक में अपने निवास पर लौटकर मैंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और बाउडिंग को फिर से बुलाया। निम्न श्रेणी के स्नैक्स के बदले गए 125 टुकड़ों को निम्न श्रेणी के स्नैक्स के शेष 22 टुकड़ों के साथ शीर्ष पर डालें। पेंटिंग के 2 दौर के अभ्यास के बाद अंततः मुझे उच्च श्रेणी के स्नैक्स के 18 टुकड़े और निम्न श्रेणी के स्नैक्स के 156 युआन मिले। फसल बहुत समृद्ध थी। अगले 7 दिनों में मैंने 2 उधार ली गई पुस्तकों का अध्ययन किया और किंग्यून क्यूई रिफाइनिंग जुए और किंग्यून स्वॉर्ड जुए का अभ्यास किया। मैं हर दिन स्नैक्स की ऊर्जा भी अवशोषित करता हूँ। कैंगटियन आधिपत्य के लाभ के साथ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने तुरंत 2 किताबें याद कर ली और अभ्यास के 7वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गए। अपने शरीर में मजबूत आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए मैंने गुप्त रूप से अगले दिन संसाधन इकट्ठा करने के लिए अकेले बाहर जाने का फैसला किया। मेरे साथ लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियां भी थी। भले ही आपका सामना दूसरे स्तर के विदेशी जानवर से हो, फिर भी आप लड़ने में सक्षम हैं। जब तक आप पर्याप्त संसाधन जमा करते हैं, आप अपनी खेती के स्तर में तेजी से सुधार कर सकते हैं। अगले 7 दिनों में मैंने 2 उधार ली गई पुस्तकों का अध्ययन किया और किंग्यून क्यूई रिफाइनिंग जुए और किंग्यून स्वॉर्ड जुए का अभ्यास किया। साथ ही मैं हर दिन स्नैक्स की ऊर्जा को अवशोषित करता हूँ। कैंगटियन आधिपत्य के लाभ के साथ मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने तुरंत 2 किताबें याद कर ली और अभ्यास के 7वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गए। अपने शरीर में मजबूत आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए मैंने गुप्त रूप से अगले दिन संसाधन इकट्ठा करने के लिए अकेले बाहर जाने का फैसला किया। मेरे साथ लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियां भी थी। भले ही आपका सामना दूसरे स्तर के विदेशी जानवर से हो, फिर भी आप लड़ने में सक्षम हैं। जब तक आप पर्याप्त संसाधन जमा करते हैं, आप अपनी खेती के स्तर में तेजी से सुधार कर सकते हैं।
मेरी सुबह की बैठक के बाद एक सुबह मैं अपनी तलवार के साथ अकेले उड़ गया और किराए की बाधा के माध्यम से रेड शैडो डुफेंग को बुलाया। वह एक गौरैया के आकार का है और उसके सोने के दांतों की जोड़ी तेज और कठोर है, जो मेरे छिपे हुए तुरूप के पत्ते हैं। पूरे रास्ते मेरा पीछा करते हुए फ्लाइंग सेक्ट के आसपास 30 से 40 मील के भीतर अधिकांश वन फल और औषधियां शिष्यों द्वारा एकत्र और लाई गई। इसलिए मैंने और दूर पहाड़ों और जंगलों में जाने की योजना बनाई है। वहां अधिक आध्यात्मिक अजवाइन और दीर्घायु, अधिक आध्यात्मिक फल और अमृत, और अधिक प्रचुर मात्रा में अमृत है। लगभग 30 या 40 मील तक उड़ने के बाद मैंने अपनी तलवार हटा दी और जंगल में चलते हुए जमीन पर उतर गया। स्पिरिट फ्रूट अमृत की सावधानीपूर्वक पहचान करते समय मैंने एक शक्तिशाली अजीब जानवर से सामना होने के डर से आसपास के वातावरण पर सतर्कता से नजर रखी। जैसे ही मैंने स्पिरिट फलों का आधा बैग इकट्ठा किया, अचानक भेड़िए की तीखी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद 3 सिर वाला एक विशाल राक्षसी भेड़िया अचानक जंगल से बाहर कूद गया। यह दूसरे स्तर का एक जानवर वाला 3 सिर वाला राक्षसी भेड़िया था। 3 सिर वाला राक्षस भेड़िया बेहद तेज था और मेरे सामने 10 मीटर से भी कम दूरी पर दर्जनों मीटर की दूरी तक कूद गया। तीनों सिरों ने एक ही समय में अपने बड़े मुंह खोले, तेज नुकीले दांत दिखाए और मछली जैसी हवा उगल दी। उनकी आंखें भयंकर तेज से भरी थी। यह बात समझ में आते ही मुझमें जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक आग का गोला बनाया और 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए पर हिंसक बमबारी की। लेकिन 3 सिर वाला राक्षस भेड़िया बेहद फुर्तीला था और अपने शरीर की एक ही हरकत से आसानी से मेरे आग के गोले से बच गया। आग का गोला उसके पीछे के बड़े पेड़ पर गिरा और तना तुरंत जलकर काला हो गया। जैसे ही 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए फिर से झपटे, मैंने एक ही विचार से लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खी को मार गिराया। एक छोड़ी गई गोली की तरह इसके तेज सुनहरे पंख 3 राक्षस भेड़ियों के सिर में जोर से कट गए। एक चीख के साथ तीनों राक्षस भेड़ियों का मध्य सिर तुरंत कट गया और खून बहने लगा। उसने एक दयनीय चीख निकाली। उसका शरीर एक पल के लिए चमक उठा, लेकिन वह फिर भी नीचे नहीं गिरा। अन्य 2 सिर और भी अधिक पागलपन से मेरी ओर दौड़े। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने कंधों को थोड़ा सीधा किया, किंगफिंग तलवार पर कदम रखा, पेड़ पर कूद गया और लंबा हो गया। मैं पहले से ही ठंडे पसीने से लथपथ हो रहा था। घायल 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए को करीब से देखते हुए उसने अपने जवाबी हमले से निपटने के लिए अपनी अग्नि मुट्ठी तकनीक को छोड़ने की तैयारी के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। घायल 3 सिर वाला दानव भेड़िया पूरी तरह से चिढ़ गया था और शेष 2 सिरों ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली और चारों को जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर की गति फिर तेज हो गई। वह उछला और मेरी ओर झपटा। उसके नुकीले पंजे और भयंकर अग्रभाग मुझे चीरते हुए प्रतीत हो रहे थे। मुझमें बिल्कुल भी ढील देने की हिम्मत नहीं हुई। उंगलियां शून्य बल के साथ उठीं और वह मुंह में चिल्लाया। पूरे शरीर से तुरंत ही धधकती लपटों का एक चक्र फूट पड़ा। आग के घेरों की सटीक संख्या। आग की लपटों का घेरा अपने तीखे तापमान के साथ 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए से टकराया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बच नहीं सका और उसका अगला शरीर तेज आवाज करते हुए आग की लपटों से जल गया। उसका फर तुरंत जलकर काला हो गया। चिल्लाते हुए मैं उसके उठने का इंतजार किए बिना ही हवा से गिर गया। जब भी मैंने सोचा, लाल छाया वाली जहरीली मधुमक्खियां फिर से भिनभिनाने लगी और तेजी से 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए के अन्य 2 सिरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। बार बार काटने के लिए तेज सुनहरे पंखों का उपयोग करने का सही समय ढूंढने, हर बार एक गहरा घाव छोड़ दें। 3 राक्षस भेड़िए लुढ़क गए और दर्द से जूझने लगे। उनके शरीर पर अधिक से अधिक घाव थे और आसपास के खरपतवार खून से लथपथ थे। आसपास के खरपतवारों की गंध और भी कमजोर हो गई। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए उड़ती हुई तलवार को गिरा दिया। शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को अपने हाथ की हथेली में समेटने के लिए किंग्युन क्यूई प्रशिक्षण तकनीक चलाएं और 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए के सिर पर थप्पड़ मारें। एक हुंकार के साथ 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए का सिर चकनाचूर हो गया। मैं पूरी तरह से बेदम हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी की लड़ाई सचमुच खतरनाक थी। यदि यह रेड शैडो वेनोमस बी की मदद के लिए नहीं होता तो यह केवल मेरी 7वें स्तर की खेती पर आधारित होता। मुझे डर है कि दूसरे स्तर के प्रथम स्तर के 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए को मारने में बहुत परेशानी होगी। मैं 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए के शरीर के पास गया, नीचे बैठ गया और उसके शरीर का पता लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। निश्चित रूप से मैंने हल्की काली चमक के साथ एक गोल, चिकने और 2 खंडों वाले जानवर के कोर को छुआ।
यह एक अच्छी चीज है, चाहे वह स्नैक्स बुनाना हो या बाउडिंग रिफाइनिंग का उपयोग करना हो, यह बहुत अधिक मुनाफा ला सकता है। मैंने सावधानी से उपहार बॉक्स निकाला, उसे साफ किया और भंडारण बैग में रख दिया। मैंने 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए के शरीर की फिर से जांच की। इसका फर सख्त था और पंजे नुकीले थे। इसे कुछ आध्यात्मिक पत्थरों से बदला जा सकता है। मैंने उसके फर और पंजों को हटाने के लिए एक खंजर निकाला और उन्हें एक साथ रख दिया। इस सब से निपटने के बाद मैं नहीं रुका और पहाड़ों और जंगलों में आध्यात्मिक फल और अमृत इकट्ठा करना जारी रखा। अभी युद्ध के अनुभव के साथ मैं अधिक सतर्क हूँ। लाल छाया वाली विषैली मधुमक्खियां सतर्क होकर मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। जब मुझे कई ज्वान स्तर के मध्य श्रेणी के अमृत का सामना करना पड़ा तो मैंने उन्हें एक एक करके एकत्र किया। थोड़ी समय के बाद भंडारण बैग लबालब भर गया। आसमान में अंधेरा होते देख पहाड़ों और जंगलों में अजीब जानवर और अधिक सक्रिय हो गए। मैंने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और किंगफेंग तलवार सींग वाली उड़ने वाली तलवार को बुलाया। स्कारलेट छाया विषैली मधुमक्खी के साथ किंगयून संप्रदाय की दिशा में उड़ान। उड़ान के दौरान मुझे याद आया कि मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अभी भी लड़ाई से थोड़ी अव्यवस्थित थी, इसलिए मैंने उड़ान के दौरान अपनी साधना को स्थिर करने के लिए क्विंगयून क्यूई प्रशिक्षण तकनीक को चलाया। अनजाने में मैंने पाया कि मेरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो गई है। हालांकि अभी की लड़ाई खतरनाक थी, इसने मुझे आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में और अधिक कुशल बना दिया। यहाँ तक कि अभ्यास के 8वें स्तर तक पहुंचने का संकेत भी था। जब हम पियाओ मियाओ पीक पर लौटे तो आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। अधिकांश शिष्य जो चीगोंग का अभ्यास कर रहे हैं वे आराम करने के लिए वापस चले गए हैं। केवल कुछ ही लोग अभी भी अभ्यास के लिए समय का लाभ उठा रहे हैं। मैंने दूसरों को परेशान नहीं किया और अपने असली घर वापस चला गया। मैंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और तिपाई बुलाने और आज की फसल को परिष्कृत करने की तैयारी करने के लिए शांत कमरे में चला गया। मैंने सबसे पहले दूसरे स्तर के जानवर के कोर को खजाने के शीर्ष में रखा। एक फीकी रोशनी जानवर के कोर के माध्यम से चमकी और तुरंत एक समृद्ध काली आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत हो गई, जिसे खजाने के मुकुट में एकीकृत किया गया था। हल्की बैंगनी रोशनी वाला एक शुद्ध जानवर बॉक्स तिपाई से उभरा और इसे वास्तव में एक तीसरे स्तर के निम्न श्रेणी जानवर बॉक्स में परिष्कृत किया गया था। मेरे विचार में यिक्सी के तीसरे स्तर के जानवर बॉक्स का मूल्य दूसरे स्तर के जानवर बॉक्स की तुलना में कई गुना अधिक है। चाहे आप इसे स्वयं ग्रहण करें या नाश्ते के लिए इसका आदान प्रदान करें, यह बेहद लागत प्रभावी है। फिर मैंने आज एकत्र किए गए आध्यात्मिक फल और अमृत, 3 सिर वाले राक्षस भेड़िए के फर और पंजे और शेष निम्न श्रेणी के स्नैक्स को एक एक करके परिष्कृत करने के लिए कड़ाही में डाल दिया। बहुत काम के बाद आध्यात्मिक फल और अमृत को कई ज्वानस्तरीय उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक फलों और अमृत में परिष्कृत किया गया और प्यारे और तेज पंजे को भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री में परिष्कृत किया गया। स्नैक्स को शीर्ष श्रेणी के स्नैक्स के 5 टुकड़ों और मध्यम श्रेणी के स्नैक्स के दर्जनों टुकड़ों में परिष्कृत किया गया था। भंडारण बैग में भरपूर फसल को देखकर मेरे मुंह पर मुस्कान आ गई। मेरे पास गारंटीशुदा दिमाग है और मुझे खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ज्वानस्तरीय उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक फल और एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर निकाला और किंगयून क्यूई प्रशिक्षण तकनीक को चलाने और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू करने के लिए क्रॉसलेग बैठ गया। आध्यात्मिक फलों और आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक शक्ति लगातार मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जिससे मेरी मध्याह्न रेखा का पोषण हो रहा है। स्वर्गीय आधिपत्य शरीर पूरी ताकत से काम कर रहा था और इसने जल्दी ही इन आध्यात्मिक शक्तियों को मेरी अपनी साधना में बदल दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। हथियार शोधन के 7वें स्तर को तोड़ते हुए शरीर में आध्यात्मिक शक्ति हिंसक रूप से बढ़ी। खेती का स्तर आधिकारिक तौर पर हथियार शोधन के 8वें स्तर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर में बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करके मेरा हृदय खुशी से भर गया है। केवल एक दिन में मैंने न केवल दूसरे स्तर के विदेशी जानवर को मार डाला, बल्कि खेती में भी सफलता हासिल की। यह फसल सचमुच बहुत बढ़िया है। 4 तारीख की सुबह मैं जल्दी उठा और किंगयून तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए रेस्तरां के बाहर खुली जगह पर गया। कल की लड़ाई और सफलता दिखाने के बाद मैं तलवार तकनीक को नियंत्रित करने में और अधिक कुशल हो गया। किंगफिंग तलवार हाथ में लहरा रही है। तलवार की रोशनी चमकती है। तलवार की ऊर्जा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। हर चाल सटीक और साफ है। आधे घंटे तक आध्यात्मिक शक्ति के हल्के उतार चढ़ाव के साथ अभ्यास करने के बाद मैंने अपनी तलवार हटा दी और खड़ा हो गया। मेरी सांसें स्थिर थी और मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई। 8वें स्तर का अभ्यास करने के बाद मैं वास्तव में 7वें स्तर से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। अपनी तलवार पैक करने के बाद मैं सुबह की बैठक में भाग लेने के लिए पियाओ मियाओ पीक के बाहरी हॉल की ओर चला गया। जैसे ही मैं लियान गोंगपिंग के पास गया, मैंने देखा कि कई पुरुष शिष्य आसपास इकट्ठे थे और धीमी आवाज में बात कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पास आते देखा
तो वे तुरंत रुक गए और मेरी ओर थोड़ी उपेक्षा और उकसावे की दृष्टि से देखने लगे। यह उन लंबे पुरुष शिष्यों में से एक था जिसने एक नौकर होने के लिए मेरा उपहास किया, जो आगे बढ़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। वह लड़का जिसने नौकरानी को खाना खिलाने के लिए अपनी बाहें फैलाकर मेरी ओर देखा। क्या तुमने सुना कि तुम कल अकेले बाहर गए थे? इस पुरुष शिष्य का नाम वू शॉन्ग है। उनके पास 7वें स्तर की क्यूई साधना का स्तर है और उन्हें पियाओ मियाओ पीक के बाहरी शिष्यों में काफी शक्तिशाली माना जाता है। वह आमतौर पर अहंकारी और दबंग है और कई नए शिष्यों को उसके द्वारा धमकाया गया है। मैंने उस पर ठंडी नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं वास्तव में उसे बाईपास करना चाहता था और बाहरी दरवाजे से भाग जाना चाहता था। वुशुआंग स्वॉर्ड की आंखों में क्रोध की चमक उठी और उसने मुझे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आप कुछ कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? एक नौकर जो इतना भाग्यशाली था कि उसे बाहरी शिष्य के रूप में भर्ती किया गया, वह सोचता है कि वह महान है। यदि आप अकेले बाहर जाने का साहस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको किसी शक्तिशाली जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। आसपास के कई पुरुष शिष्य भी इस बात से सहमत थे कि ज़्लिंगेन के लिए अभ्यास के 5वें स्तर तक पहुंचना अच्छा होगा। हो सकता है कि दूसरों की मदद से वह कल जीवित वापस आने में कामयाब हो गया हो। एक नौकर दिल से निम्न श्रेणी का व्यक्ति होता है। भले ही आप बाहरी शिष्य की वर्दी पहन ले, इससे आपकी पहचान नहीं बदलेगी। वरिष्ठ भाई झाओ, उसे सबक सिखाओ। उसे यह बताने के लिए कि बाहरी शिष्य होना इतना आसान नहीं है। मैं रुका और पलटा। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैं कभी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कभी इससे डरता भी नहीं है। ये लोग कई बार मेरा उपहास कर चुके हैं और अब मुझे उकसाने की पहल कर रहे हैं। अगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा तो इससे वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। मैं जीवित वापस आ सकूंगा या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरा लहजा शांत है, लेकिन उसमें एक निर्विवाद आभा है। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि अच्छी है या यदि आपके पास एक अच्छा लिंगेन है, तो शो में आपकी स्थिति कभी भी आपके जन्मस्थान या लिंगेन से निर्धारित नहीं होती है। वुशुआंग मच्छर की आंखें फूट फूट कर हंसने लगी। उसकी आंखों में तिरस्कार और भी अधिक पागल हो गया। यहां तक कि एक ज़्लिंगन भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत करता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत क्या होती है। यह कहें, वुशुआंग ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, अपनी हथेली में हल्के नीले आध्यात्मिक शक्ति की एक गेंद को संघनित किया और उसे मेरी छाती की ओर थमा दिया।